अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में जिस मौजू पर बात करेंगे वो एक वायरस है और इस वायरस को मारबर्ग वायरस कहते हैं। मारबर्ग वायरस की वजह से जो बीमारी होती है उसे मारबर्ग वायरस डिजीज कहते हैं। ये एक शदीद और जानलेवा बीमारी होती है जो कि एक वायरस मारबर्ग वायरस की वजह से होती है। जिस फैमिली से इसका ताल्लुक है उस फैमिली को फिलोविरिडी कहते हैं और ये वो फैमिली है जिसमें इबोला वायरस भी शामिल है। इस बीमारी और इस वायरस के मुतालिक जाना गया 1967 में, जब इसकी आउटब्रेक्स आई मारबर्ग में और जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में। इसके अलावा बेलग्रेड सर्बिया में, जिसको पुराने वक्तों में यूगोस्लाविया कहते थे। अभी डिटेल में हम बात करेंगे इस मारबर्ग वायरस के मुतालिक आने वाली स्लाइड्स में, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पर ट्रांसमिशन पर बात करेंगे। ये जब इंसानों में मुंतकिल होता है तो इस मुंतकिली के लिए जब कोई इंसान किसी इन्फेक्टेड एनिमल से कांटेक्ट में आता है तो यह ट्रांसमिट होता है। इन्फेक्टेड एनिमल में जैसे कि बैट्स या जो बीमार शख्स है उस बीमार शख्स के बॉडी फ्लूइड्स के साथ, जैसे कि खून के साथ, यूरिन के साथ, स्लाइवा, फीसेस, वोमिट और पसीने के साथ अगर डायरेक्ट कांटेक्ट आता है किसी भी सेहतमंद शख्स का, तो इस बीमार शख्स से इन फ्लूइड्स की मदद से डायरेक्ट कांटेक्ट में आने के बाद जो बीमारी है वो एक सेहतमंद इंसान में मुंतकिल हो सकती है। इंसान से इंसान को जो मुंतकिली है, जो इन्फेक्शन का ट्रांसफर है, वो होता है जब डायरेक्ट कांटेक्ट होता है खून के साथ, सिक्रीशंस के साथ, ऑर्गन्स के साथ, या इन्फेक्टेड जो शख्स है उसके जो मुख्तलिफ बॉडी फ्लूइड्स हैं उसके साथ अगर डायरेक्ट कांटेक्ट होगा। खास तौर पर जब देखभाल रखी जाती है ऐसे अशखास की, या जब तदफीन या दफनाने का जो अमल होता है, इस दौरान ये इन्फेक्शन जो है वो फैल सकता है। दूसरे नंबर पर साइन एंड सिम्टम्स पर बात करते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड जो इस मारबर्ग वायरस का है तो वो तकरीबन एक्सपोजर होने के बाद 5 से 10 दिन होता है, लेकिन इसकी रेंज मुख्तलिफ बताई जाती है और ये कहा जाता है कि यह रेंज 2 से 21 दिन भी हो सकती है। एकदम से बुखार होता है, मरीज को ठंड लगती है, सर का दर्द होता है और जिस्म के तमाम पट्टों में बहुत शदीद दर्द होता है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स में मरीज को वोमिटिंग होती है, मतली होती है, डायरिया होता है और पेट का दर्द होता है। हेमरेजिक मैनिफेस्टेशंस में से ब्लीडिंग होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन से, जैसे कि गम से, नाक से, यहाँ तक कि इंटरनल ब्लीडिंग भी होती है। मरीज को शदीद पानी की कमी, डिहाइड्रेशन, यहाँ तक कि मरीज शॉक में जा सकता है। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं, मरीज में आ जाते हैं, जैसे कि मरीज कंफ्यूज रहता है, डिलीरियम और यहाँ तक कि कोमा में मरीज जा सकता है। तशखीस की बात करते हैं कि मारबर्ग वायरस की तशखीस कैसे कर सकते हैं, तो इसकी तशखीस बड़ी चैलेंजिंग होती है क्योंकि इसमें बड़े नॉन स्पेसिफिक टाइप के जो सिम्टम्स हैं वो होते हैं। इस वजह से इसकी जो तशखीस है वो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाती है, क्योंकि इसमें जो अलामात होती हैं वो ऐसी अलामात होती हैं जो कि दूसरी बीमारियों के साथ वो मिक्सअप हो रही होती हैं, जैसे कि मलेरिया की तरह की अलामात, टाइफाइड फीवर की तरह की अलामात और इबोला वायरस की बीमारी की तरह की अलामात इसमें होती हैं। तो ये कंफ्यूजन जब होती है तो इसकी वजह से जो डायग्नोसिस है वो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। लेबोरेटरी टेस्ट में पीसीआर टेस्ट इसके लिए किया जाता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एंटीजन डिटेक्शन और एंटीबॉडी एसेस किया जाता है। तो ये वो टेस्ट है जिसकी मदद से जो प्रेजेंस है उसको कंफर्म किया जा सकता है इस वायरस का। अभी तक ऐसी कोई भी एंटी वायरल ट्रीटमेंट अप्रूव्ड नहीं हुई मारबर्ग वायरस के लिए, तो ट्रीटमेंट के लिए इसका कोई एंटी वायरल ट्रीटमेंट अभी तक अप्रूव्ड फॉर्म में नहीं आया। जो बुनियादी इलाज है वो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, जो कि इलाज में इस पर नजर होती है, जैसे कि जिस्म की हाइड्रेशन को बरकरार रखना, पेन मैनेजमेंट करना और जो पेचीदगियां इस बीमारी की वजह से जिस्म में पैदा हो रही है उसका इलाज करना, जैसे कि हेमरेज अगर हो गया है या अगर मरीज शॉक में चला गया है तो इसका इलाज जरूरी होता है। एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट्स या सपोर्टिव थेरेपीज, जैसे कि मरीज को ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना या फिर कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा जो है वो कुछ केसेस में मरीज से को दिया जा सकता है।
प्रिवेंशन पर बात करते हैं कि इस बीमारी से, मारबर्ग वायरस डिजीज से हम खुद को कैसे बचा सकते हैं। तो ये कोशिश की जाती है कि जो इन्फेक्टेड एनिमल हैं, खासकर जो बेड्स हैं, उससे खुद को बचा कर रखा जाए। जो इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए सख्त से सख्त तदाबीर होती हैं वो अपनाई जाएं, जैसे कि हाथों की सफाई का खास ख्याल रखना, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना, जैसे कि ग्लव्स, मास्क और गाउन का इस्तेमाल करना, और जो भी कंटेमिनेटेड मटेरियल है उसकी सेफ हैंडलिंग करनी है और सेफ तरीके से उसको डिस्पोज ऑफ करना है। जो रैपिड आउटब्रेक रिस्पांस एक्टिविटीज हैं तो इसको कंडक्ट करना चाहिए, जिसमें केस आइडेंटिफिकेशन, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग, आइसोलेशन और क्वारंटीन होना चाहिए। प्रोग्नोसिस की अगर हम बात करें तो ये देखा गया है कि मारबर्ग वायरस डिजीज में जो फर्टिलिटी रेट है, जो मरने की शरह है, ये बहुत ज्यादा हाई है, जो कि 24% से लेकर 88% तक है, और मुख्तलिफ आउटब्रेक्स में ये मुख्तलिफ हो सकता है। और ये देखा गया है कि बीमारी के जो पहले 2 हफ्ते होते हैं तो इसमें अमवात की शरह बहुत बढ़ जाती है, ज्यादा होती है। जल्द अगर बीमारी का पता चलता है, जल्दी तशखीस होती है, सपोर्टिव केयर अगर वक्त पर दी जाती है, तो जो नताइज हैं वो बेहतर हो सकते हैं। रिसर्च और प्रिपेयर्डनेस के मुतालिक अगर हम बात करें तो अभी तक इस हवाले से रिसर्च हो रही है ताकि वैक्सीन बनाई जा सके मारबर्ग वायरस डिजीज के खिलाफ। बहुत ज्यादा शुक्रिया MLT हब विद कामरान देखने के लिए। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल MLT हब विद कामरान को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।